हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और एग्ज़ाम को हम डिस्कस करने वाले हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनवायरमेंटल स्टडीज़। ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है ट्यूसडे को, और इसकी सबसे ख़ास बात ये है कि ये जो पेपर है ये आपका 50 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 50 मार्क्स का पेपर है। जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, उनको मैं बता दूं कि आपको मिनिमम जो है 18 नंबर लेने पड़ेंगे इसमें, तो आपके पासिंग मार्क्स आएंगे, मतलब ये पेपर आपका पास हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब काम की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं 2 से 3 क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। तो अगर हम 3 पेपर भी डिस्कस करते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 150 क्वेश्चंस। तो 150 में से आपको जो 50 क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, वो आराम से मिल जाएंगे। और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर अभी तक पढ़ाई नहीं करी थी तो आप आराम से इस वीडियो को देख के भी आराम से आपके पास मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन हमें कोशिश क्या करनी है, जो मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियो में, हमें पास मार्क्स नहीं लेने हैं, हमें उससे ज़्यादा लेने हैं। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये जो पेपर है आपका BEVAE, इसको हम बात करते हैं। ये BA वालों के लिए, BCom वालों के लिए, BSc, ठीक है, इन सब का ये पेपर है। ये सब लोग इसको दे सकते हैं और इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट बात, इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा रिलीफ है इस पेपर के बारे में। तो हम देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी करने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन करेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संशोधित पर्यावरण है? मानव संशोधित मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ। तो कौन सा है? शहर है, उद्योग है, फसल खेत है, या फिर वृक्षारोपण है? देखो, पर्यावरण आया है ना, मानव संशोधित पर्यावरण, इन्होंने साथ में वर्ड लगा दिया। तो शहर कोई पर्यावरण नहीं है, उद्योग भी नहीं है, फसल खेत भी पर्यावरण नहीं है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा वृक्षारोपण। ये वृक्षारोपण, देखो, कुछ जो हम लोग पेड़ लगाते हैं तो मानव खुद लगाता है ना। मानव संशोधित पर्यावरण हो गया वृक्षारोपण, पेड़ लगाना। देन सेकंड है, निम्न में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्यों में से नहीं है? ये तो हमेशा ही आता है, इसको कितने ही टिक लगा लो, ये क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएगा पेपर में। ठीक है, तो सतत विकास के लक्ष्यों में नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। कई बार क्वेश्चन जो है ट्रिकी करके पूछ लेते हैं। तो इसका आंसर हम लेंगे अच्छा स्वास्थ्य, भूख की समाप्ति, या गरीबी की समाप्ति, या फिर सामाजिक समता और समानता। देखो, जहाँ नहीं है आ रहा है ना, तो समझ लो यहाँ पे जो आंसर हमारा होगा वो 4th है। सामाजिक समता और समानता जो है वो सतत विकास के लक्ष्यों में नहीं है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। देन, निम्न में से कौन सा जैव अपघटक नहीं है? तो इसमें आंसर दिए, जो ऑप्शन है वो केंचुआ है, कवक है, बाज है और गिद्ध है। तो इसका जो ये जो पूछ रहे हैं ना कि अपघटक नहीं है, तो आंसर होगा हमारा केंचुआ। ठीक है, और जो ये हम सेकंड क्वेश्चन में गए जो करके आए हैं, सतत विकास लक्ष्यों में क्या नहीं है? सामाजिक समता और समानता है। बट बाकी के ये 3 आपको इन लक्ष्यों में, विकास लक्ष्यों में मिल जाएंगे। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। देन, जीवमंडल का विस्तार लगभग, जो जीवमंडल है उसका विस्तार कितना है, वो इनमें से हमें बताना है। तो हम पढ़ेंगे, पृथ्वी की सतह से 11,000 मीटर नीचे से 9,000 मीटर ऊपर औसत समुद्र तल। तो देखो, जो आंसर है वो इसका पहला ही है, क्योंकि जो हमारा जो भूमि की जो सतह है, पृथ्वी की जो सतह है 11,000 मीटर नीचे से 9,000 मीटर ऊपर तक औसत समुद्र तल जो है, वहाँ तक जीवमंडल का विस्तार है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो है वो इस वाले क्वेश्चन को भी राइट टिक करके आ जाते हैं कि उन्होंने कहीं से पढ़ा होता है, कि किसी हेल्प बुक से या किसी गाइड से या कहीं से भी। तो कई बार बच्चे पूछते हैं कि हमारा ये वाला ठीक है क्योंकि हमने फला बुक से लिया है। बट अगर आप अपनी बुक देखोगे या कहीं से सर्च करोगे तो आपको 11,000 वाला और 9,000 नीचे वाला जो है वो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आंसर यही रहेगा। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको एग्जैक्टली मिलेगा एग्ज़ाम में, इसको छोड़ना नहीं। प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर में पाए जाते हैं? स्टार है, स्टार मतलब इसलिए लगाया है क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा आपको। प्राथमिक उपभोक्ता किस पोषी स्तर में पाए जाते हैं? 1 पोषी स्तर, 2, 3 या फिर 4? आंसर हमारा सेकंड आ जाएगा। पोषी स्तर सेकंड में जो है हमारे प्राथमिक उपभोक्ता पाए जाते हैं। देन 6 है, ये भी स्टार क्वेश्चन है। धरातल पर कितने प्रतिशत जल मृदु जल के रूप में होता है? 4%, 3,
2 या फिर 1। देखो मृदु जल का क्या मतलब होता है, मीठा पानी। तो धरती पर मीठा पानी कितना होता है, लगभग 1% मिलता है। ठीक है। देन अवृद्ध खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है सदैव महासागर में होती है, एक उत्पादक के साथ होती है, क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ के साथ, या फिर वायु प्रदूषण के साथ। अवृद्ध खाद्य श्रृंखला, तो इसका भी हमारा जो आंसर होगा वो है 13, क्षयकारी कार्बनिक पदार्थ के साथ। जो अवृद्ध खाद्य श्रृंखला होती है उसकी शुरुआत क्षयकारी, जो ख़त्म होने वाले होते हैं कार्बनिक पदार्थ, उनके साथ इसकी शुरुआत होती है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, 18 नंबर आपको लाने हैं पेपर में पास होने के लिए, ये मत भूलना। और जो आपको OMR शीट मिलेगी ना, ये पेपर OMR शीट पे होता है जहाँ पर वो सर्कल सर्कल से होते हैं। तो जब आपको जो भी आंसर आपका है जो ठीक आपको लगता है उसी के हिसाब से आपको जो है वो सर्कल डार्क करने हैं। ठीक है, ये होती है OMR शीट पे। चलिए देख लेते हैं। 8th, मैपल, बीच और बलूत पाए जाते हैं शीतोष्ण पर्णपाती वन, सदाबहार वन, शीतोष्ण वर्षा वन, या फिर शंकुधारी वन। तो हमारा ये जो क्वेश्चन है कि मैपल के ट्री, बीच के ट्री और बलूत के ट्री कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आंसर है इसका फर्स्ट, शीतोष्ण पर्णपाती वन में ये तीनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देन असंबद्ध जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं क्या कहलाते हैं वो, पलवक, पटलक, तरणक या परिपादक। आंसर होगा पटलक। असंबद्ध जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, ठीक है, उसके बारे में बताना है, तो पटलक। ये जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, ये अक्सर आपको पेपर में रिपीटेड क्वेश्चंस में मिलते हैं। तो असंबद्ध जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में पटलक। ठीक है। निम्न में से कौन सा सरों पारितंत्र का भाग नहीं है, झील, परिबंधन, मरुभूमि या फिर नदी। देखो आंसर तो हमारा नदी है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से सोचोगे कि इसमें क्वेश्चन में ये क्या पूछ रहा है कि नहीं है, कि कौन सा सरों परितंत्र का भाग नहीं है, तो आप ये क्वेश्चन में इस चीज़ का ध्यान रख लेना, जहाँ पे नहीं आ जाता है ना तो थोड़ा सा उसको क्वेश्चन पे थोड़ा सा टाइम लगा लेना, अदरवाइज इजीली आप इसको कर सकते हो। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया ठोस जल से सीधे जल वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। ठोस जल से जो ठोस जल होता है वो भाप में कब, किस प्रक्रिया के द्वारा वो जो है भाप में जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है। वाष्पीकरण के जरिए, वाष्पोर्जन के जरिए, ऊर्ध्वपातन या फिर संघनन। हमारा आंसर होगा 3, ऊर्ध्वपातन के जरिए जो है ठोस जल जो होता है, यहाँ पे मीठे पानी की अगर मीठा पानी पूछा जाता तो सीधा सीधा वाष्पीकरण हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ठोस जल पूछा है तो ये जल वाष्प में परिवर्तन किस क्रिया के द्वारा होता है, ऊर्ध्वपातन के जरिए। ठीक है, तो ये कुछ ना थोड़े से ट्रिकी पूछ लेते हैं ताकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बना देते हैं सिंपल क्वेश्चन को। तो जब क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना तो उस चीज़ का ध्यान रखना। कुल एक पारंपरिक सिंचाई पद्धति किस राज्य में प्रयोग की जाती है। तो जो आंसर है यहाँ पे हमारे सामने हिमाचल, राजस्थान, उत्तराखंड या फिर पंजाब। कुल क्या है, कुल ना एक सिंचाई करने की एक पद्धति है, एक सिंचाई करने का तरीका है, एक तरीका है जिसकी वजह से वो अपने खेतों को जोतते हैं, सिंचाई करते हैं, बीज डालते हैं, सब कुछ करते हैं। तो पूछा कि कौन से स्टेट में ये इस प्रक्रिया को यूज़ किया जाता है, तो वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कुल जो है एक पारंपरिक सिंचाई पद्धति है जिसको वो लोग अपने खेतीबाड़ी में यूज़ करते हैं। देन 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी रबड़ को सहायता देती है। रबड़ का प्लांट देखा है ना आपने, अगर नहीं देखा है तो अगर आपके गार्डन में लगा हो तो देख लेना। रबड़ प्लांट को सहायता देती है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी। तो आंसर हमारा आएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होती है, एक तो ये चिकनी होती है। ठीक है, चिकनी होने के साथ साथ जो प्लांट जो रूट्स होती हैं वो उनको ये संभाल के रखती है। हाँ, जो लाल मिट्टी होती है वो जो है वो बहुत टाइट होती है। टाइट इन सेंस कि इसमें पौधा जो है वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता, मिट्टी बहुत ज़्यादा टाइट होने की वजह से। और जब इसमें पानी अगर नहीं दोगे तो उस टाइम ये लाल मिट्टी जो है वो इतनी ज़्यादा
कठोर बन जाती है कि जिसकी वजह से जो रूट्स हैं वो गलने लग जाती हैं और उसकी वजह से रबड़ का प्लांट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो हमारा आंसर होगा काली मिट्टी। किसी किसी जगह पर आपको लाल मिट्टी भी मिलेगी, बट इसको थोड़ा सा साइंटिफिकली पढ़ने की कोशिश करना, तो आप समझोगे कि जो रबड़ का प्लांट है उसको कौन सी मिट्टी पसंद होती है सबसे ज़्यादा। देन 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा अत्यधिक सिंचाई का परिणाम नहीं है। मिट्टी में जल भराव, उत्पादकता नुकसान पूरी तरह या थोड़ी तरह से, लवणता और क्षारीयता में वृद्धि, मूलतः उत्पादकता वृद्धि। तो हमारा जो आंसर है वो है फर्स्ट वाला, मिट्टी में जल भराव। अब इसको ना समझने की कोशिश करना, ये बहुत आसान सवाल है बट इसको पूछा ऐसे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। निम्न में से कौन सा अत्यधिक सिंचाई का परिणाम नहीं है। सिंचाई क्या होती है? जो खेत होते हैं, ठीक है, उनमें पानी देना, उसी को तो सिंचाई बोलते हैं ना। लेकिन ये तो एक नॉर्मल सिंचाई होगी, लेकिन इन्होंने पूछा कि परिणाम नहीं है। अगर मिट्टी में जल भराव रहेगा, ठीक है, अगर पानी खड़ा ही रहेगा किसी भी खेत में, तो वो जो पानी है सिवाय चावल के, ठीक है, चावल एक ऐसी खेती है जिसमें खड़े हुए पानी की ज़रूरत होती है। बट अगर मान लीजिए अत्यधिक सिंचाई, यहाँ पे एक नॉर्मल सी सिंचाई की बात हो रही है, ठीक है, तो अगर हर वक्त पानी खड़ा रहेगा खेतों में तो वो उससे क्या होगा, खेत जो है वो ख़राब हो जाएंगे, रूट्स उनकी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ इन्होंने पूछा कि परिणाम नहीं है, तो मिट्टी में जल भराव, मिट्टी जो है जहाँ पर पौधे लगे हैं या खेत जो भी है जहाँ पर सिंचाई की जा रही है वहाँ पे ज़्यादा जल भराव नहीं होना चाहिए, ठीक है। 15 में आ गए हम। निम्न में से कौन सा वन का आर्थिक महत्व है। आर्थिक महत्व मतलब पैसा, मतलब उसको पैसे के लिए, मनी के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैव विविधता का बचाव करके या वन उत्पादकों का औषधीय प्रयोग करके, सौंदर्य संबंधी और आध्यात्मिक उद्देश्य से, या फिर मनोरंजन के उद्देश्य से। देखो इसमें आंसर आप लोगों ने आराम से बता सकते हो कि वन उत्पादकों का औषधीय, दवाइयाँ, जो वन है, पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, उनसे दवाइयों के रूप में यूज़ किया जाता है और उसका हमें आर्थिक लाभ मिलता है, ठीक है। बाकी जो है जैव विविधता का बचाव या सौंदर्य संबंधी, इनसे क्या होता है ना कि ये इतने पॉपुलर नहीं है और सौंदर्य संबंधी चीज़ें बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं। बट जो वन उत्पादकों का औषधीय प्रयोग है वो तो एक नेचुरल वे में किया जाता है, तो हम इसको सेकंड को ही टिक करेंगे इसको। निम्न में से कौन सा वनोन्मूलन का कारण नहीं है। देखो यहाँ पर भी पूछा है नहीं है, ठीक है, कि कौन सा वनोन्मूलन मतलब पेड़ों को काटने का कारण नहीं है। वनीय आग, वनों में आग लगना, पशुचारण, पेड़ों की चयनात्मक कटाई, या फिर कीट आक्रमण। देखो पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, ये क्या पूछ रहे हैं। ये कह रहा है कि इनमें से जितने भी ये ऑप्शन है, इनमें से वनोन्मूलन, वनों को काटना, ठीक है, वनों का उन्मूलन करना, विनाश कर देना, तो कौन सा कारण नहीं है। वनीय आग, ये तो कई बार अपने आप पे लग जाती है ज़्यादा गर्मी से। पशुचारण, जो पशु चारे को खा लेते हैं, ठीक है, वो वाला बोल रहे हैं। कीटों के आक्रमण से बोल रहे हैं, वो भी नहीं होता है क्योंकि सारा वनों का पूरा विनाश कीट के आक्रमण से नहीं होता है, थोड़े बहुत ही जगह पर अटैक करते हैं कीट। तो पेड़ों की जो चयनात्मक कटाई है ना, पेड़ों को काटना, ठीक है, वो हमारा ये आंसर बनेगा। इसको आप यूँ भी बोल सकते हो कि जो वनों का सफाया कर देना, तो वो किस वजह से वनों का सफाया हो जाता है, पेड़ों की चयनात्मक कटाई। अब तुम लोग देखोगे जहाँ पर भी ये तुम्हारा, जहाँ भी तुम लोग रहते हो आसपास, वहाँ पर आजकल क्या चल रहा है कि बहुत सारे पेड़ काटे जा रहे हैं, वो चाहे मॉल बनाने के लिए हो, चाहे रोड बनाने के लिए हो, या हाईवे बनाने के लिए हो। तो उससे क्या होता है कि वनों का विनाश हो रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर हम यही रीज़न जो है वो फिट बैठता है। फिर बात करेंगे हम 17 की। निम्न में से किस राज्य ने सफलतापूर्वक संयुक्त वन प्रबंधन को कार्यान्वित किया है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, या फिर उत्तराखंड, या हिमाचल। जो हमारा आंसर होने वाला है वो है पश्चिमी बंगाल, कि इस राज्य ने, पश्चिम बंगाल ने सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन को इम्प्लीमेंट किया था, पश्चिम बंगाल ने। देन 18 में आ गए हम। निम्न में से कौन सा संख्या की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जीवन रूप है। जीवन रूप कौन कौन से हैं। पौधे हैं, पक्षी हैं, उभयचर और सरीसृप हैं, या फिर कीट और सूक्ष्म जीव। देखो इसका आंसर तो 4th है। अब मैं बताती हूँ क्यों।
कीट, जो कीट पतंगे होते हैं ना, छोटे छोटे इंसेक्ट, सूक्ष्म जीव जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स में क्या क्या आते हैं, आपके छोटे छोटे सांप होते हैं, मच्छर भी होते हैं, कॉकरोच भी होते हैं। तो ये ऐसे हैं जो किसी भी सदी में, किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी वेदर में ये चीज़ जो है ये कभी ख़त्म नहीं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछे, पौधे जो है मौसम के अनुसार पौधे ख़राब हो जाते हैं, पक्षी भी मरने लग जाते हैं, उभयचर और सरीसृप ये भी अकॉर्डिंग टू वेदर इनका जो जीवन यापन चलता है। तो ये क्या पूछ रहे हैं कि कौन सा संख्या की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला जीवन का रूप है, तो वो कीट पतंगे। कीट पतंगे आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर कंडीशन में, हर जगह पर, चाहे वो वन क्षेत्र हो, चाहे वो समतल भूमि हो, पहाड़ हो, कहीं भी चले जाना तुम। इवन किसी पार्क में पड़ी हुई कोई छोटी सी लकड़ी भी उठा लोगे ना तुम, अगर कोई लकड़ी बहुत दिनों से पड़ी हुई है वो तुम उठा कर देखोगे ना, तो उसके नीचे भी तुम्हें सूक्ष्म जीव मिल जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा जीवन का एक एग्जाम्पल यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे। 19th में आ गए, ट्रांस हिमालय निम्न में से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है? सिक्किम में, उत्तराखंड में, लद्दाख में या फिर अरुणाचल प्रदेश में? तो ट्रांस हिमालय, इस वर्ड को याद रख लेना, ये हमेशा लद्दाख से कनेक्टेड मिलेगा आपको, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय जो है वो लद्दाख के भौगोलिक क्षेत्र में पाया जाता है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जैव भौगोलिक क्षेत्र भारत में अत्यधिक पाया जाता है? इसमें है पश्चिमी घाट, दक्कन का प्रायद्वीप, भारतीय मरुस्थल या गंगा के मैदान। जैव भौगोलिक क्षेत्र, गंगा का मैदान कितना है आप पढ़ सकते हो, ज़्यादा बड़ा नहीं है गंगा का मैदान। भारतीय मरुस्थल भी एक सीमित क्षेत्र तक ही फैला हुआ है। पश्चिमी घाट की भी अपनी एक लिमिटेड सीमा है। दक्कन के जो प्रायद्वीप हैं, जो कि हमारा आंसर भी है, ये जो है जैव भौगोलिक क्षेत्र में भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्र पर पाया जाता है। ओके, देन निम्न में से कौन सा जैव विविधता का अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य है? कौन कौन से हैं? सौंदर्य संबंधी, अस्तित्व मूल्य, वसीयत मूल्य या फिर वैकल्पिक मूल्य। अप्रत्यक्ष क्या होता है? इनडायरेक्ट, ठीक है। जैव विविधता, इनडायरेक्ट यूज, ठीक है। इनडायरेक्ट यूज का क्या मतलब हो गया कि देखो, वैसे आंसर तो हमारा ए है, फर्स्ट है। अब ये पूछ रहे हैं कि अप्रत्यक्ष उपयोग मूल्य क्या है इनमें से जैव विविधता का, जो हमारे प्रकृति में जो चीज़ें हैं उनका इनडायरेक्ट यूज़। इनडायरेक्ट यूज़ होता है कि सौंदर्य संबंधी हम यहाँ पर क्यों बताएंगे, क्योंकि जो हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं, कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ होती हैं या प्रकृति में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं उनको हम डायरेक्ट ही सौंदर्य से संबंधित चीज़ों में यूज नहीं कर सकते। उनमें कुछ ना कुछ केमिकल्स या फिर कुछ आउटसोर्सेज उसमें चीज़ें मिलानी पड़ती हैं, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर अप्रत्यक्ष लगाया है। अस्तित्व मूल्य, वसीयत मूल्य और वैकल्पिक मूल्य ये यहाँ पर नहीं आएगा इसका, क्योंकि जैव विविधता पूछा है ना, नेचर को यहाँ पर इन्होंने बायोडाइवर्सिटी की बात करी है, तो उसका जो इनडायरेक्ट यूज़ होगा वो सौंदर्य संबंधी मूल्य के लिए आंसर होगा। निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? इसको स्टार मार्क कर लेना, ये आएगा, ठीक है। सौर ऊर्जा, परंपरागत, देखो क्या पूछा है ये, परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? सौर ऊर्जा है, परमाणु, वायु या फिर जैव पदार्थ? आंसर हमारा होगा जैव पदार्थ ऊर्जा। क्यों होगा? देखो, ये पूछ के आ रहा है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा नहीं है, वायु ऊर्जा नहीं है, जैव पदार्थ। जैव पदार्थ मतलब जो घर का जो कचरा होता है, ठीक है, उनसे जो सूक्ष्म जीव होते हैं और पेड़ पौधे हो गए, फसलें हो गई, और जो बायोमास, ठीक है, जो कचरा होता है ना, जैविक कचरा, उससे जो बनाई जाती है। और इसके साथ साथ जो प्रकाश संश्लेषण के जरिए जो सौर ऊर्जा को जैव ऊर्जा मतलब रासायनिक रूप से बदलते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे लकड़ी हो गया, गोबर, ठीक है, और कृषि के अवशेष। कृषि के अवशेष क्या होते हैं? पेड़ पौधे, पत्तियाँ, सूखा कचरा, भूसा, ये सारी चीज़ें जो मिला के जो बनता है वो जैविक पदार्थ ऊर्जा कहलाते हैं। देन भारत में प्रथम तरंग ऊर्जा परियोजना कब शुरू हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। मन्नार की खाड़ी में हुई थी,
खंबात की खाड़ी में, हंथल या फिर विझिंजम से। तो आंसर हमारा विझिंजम से है। ठीक है। तरंग ऊर्जा, ये याद रख लेना बस। भारत में अत्यधिक वाणिज्यिक ऊर्जा प्राप्त होती है किससे? वाणिज्यिक मतलब तुम समझ ही सकते हो, आर्थिक, जिसमें आर्थिक जो रूप से मजबूती भी मिलती है। तो वाणिज्यिक ऊर्जा, वाणिज्यिक जो है और वो अर्थ से, मनी से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो लगभग सेम ही होती हैं। तो वाणिज्यिक ऊर्जा हमें क्या देते हैं? जीवाश्म, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा या फिर कोयला। तो आंसर हमारा है कोयला। देखो आज भी अगर तुम लोग देखोगे ना, भारत में मोस्टली जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो हमें कोयले से होती है, जो बिजली बनाते हैं। ठीक है, जितनी भी बिजली बनाई जाती है वो कोयले से होती है। हाँ, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर बांध बना दिए गए हैं जहाँ पर अभी भी पानी से बिजली बनाई जाती है, बट स्टिल आज भी मोस्टली जो पार्ट है वहाँ पर बिजली बनाने का जो काम होता है, ऊर्जा का जो काम होता है, वो कोयले से ही हो रहा है। 25वां है, निम्न में से कौन सा मानव प्रजाति के लिए सतत वहन क्षमता कारक नहीं है? स्टार क्वेश्चन है ये। ज्ञान पद्धति, संसाधन उपलब्धता, आर्थिक विकास स्तर या जीवन स्तर। पहले इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं ये पूछ क्या रहा है। निम्न में से कौन सा मानव प्रजाति के लिए सतत वहन क्षमता का कारक नहीं है? ठीक है, ये पूछ रहे नहीं है। ज्ञान पद्धति, क्या जीवन जीने के लिए एक मानव प्रजाति के लिए क्या ये हमारी क्षमता के लिए नहीं होना चाहिए? ज्ञान प्राप्ति होना चाहिए। संसाधन उपलब्धता, भाई अगर जीवन जी रहे हो मानव प्रजाति के लिए, अगर कोई सतत वहन क्षमता कारक जो है वो संसाधन की हमें उपलब्धता चाहिए। आर्थिक विकास स्तर पर भी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो पैसा है वो भी जीवन जीने के लिए चाहिए। जीवन स्तर जो है वो इसका कारक नहीं हो सकता, क्योंकि जीवन स्तर सबका अलग अलग होता है। ठीक है, वो समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, उनका जीवन स्तर अलग अलग होता है। तो इसलिए हम जीवन स्तर को लेंगे कि निम्न में से कौन सा मानव प्रजाति के लिए सतत वहन क्षमता का कारक नहीं है। ठीक है। देन कीटनाशक मुख्यतः क्लोरीन युक्त हाइड्रोजन डैश के जनसंख्या स्तर को कम करते हैं। यात्री कबूतर, बॉल्ड ईगल, मक्का या फिर भारतीय गैंडा। देखो जो हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो हमारा आंसर होगा यात्री कबूतर। क्यों होगा? क्योंकि जो कबूतर होते हैं ना, वो एक ऐसा जीव है जो सबसे ज़्यादा इंसानों के आसपास रहता है, क्योंकि उसको पानी वगैरह वहाँ से आराम से मिल जाता है। क्लोरीन युक्त हाइड्रोकार्बन वो एक ऐसा केमिकल है जो जिसका केमिकल नेम है DDT। ठीक है, जो पानी में मिलाया जाता है ताकि जो पानी में रहने वाले जो शुद्ध पीने वाले पानी को जो दूषित करते हैं ना कीटाणु, उनको मारने के लिए ये DDT का यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब यात्री कबूतर, चलो मैं इसको बाद में डिस्क्राइब करूँगी। बॉल्ड ईगल की मैं बता देती हूँ। बॉल्ड ईगल नहीं हो सकता है इसमें आंसर, क्योंकि बॉल्ड ईगल जो है वो ज़मीन से काफ़ी ऊपर वाली मतलब ज़मीनी स्तर से ऊपर रहता है काफ़ी। इसका जो नेस्ट वगैरह वो बहुत ऊपर बनाता है, तो पानी के संपर्क में वो इतना नहीं आता है। मक्का की खेती में क्लोरीन युक्त पानी का यूज नहीं होता है। मतलब कोई स्पेशलिटी नहीं है ना कि हमें DDT वाला पानी ही मक्का में डालना है, तो मक्का को भी हम छोड़ देंगे। गैंडा जो है भारतीय गैंडा, उसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई इसके लिए कोई स्पेशलिटी नहीं है पानी की कि DDT वाला पानी ही इसको देना है। हाँ, पीने वाला पानी इसलिए यहाँ पर बात हो रही है क्योंकि यात्री कबूतर मतलब जो नॉर्मल कबूतर होते हैं वो तुम देखोगे तुम्हारे घर के आसपास होंगे, लोग पानी का बाउल भी रख देते हैं, और लोग पानी जिस पानी को पीते हैं उसमें जब वो कीटाणु पनप जाते हैं तो उसमें DDT डाली जाती है। अगर तुम्हें नहीं पता इसके बारे में तो तुम्हारे घर में जो बड़े लोग हैं, एल्डर्स हैं, उनसे पूछना। उनके टाइम में जो है जो DDT वाला पानी अक्सर सप्लाई के रूप में आता था, तो वो आपको और अच्छे से बता पाएंगे। ठीक है, तो हम कबूतर को यहाँ पर अपना आंसर बना देंगे। उसके बाद है आक्रामक प्रजाति जो स्किन एलर्जी का कारण होती है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? जलकुंभी, मैक्साइट, कांग्रेस घास या फिर मीठी मटर। तो इसका आंसर होगा हमारा कांग्रेस घास। कई बार जो है एग्ज़ाम में खरपतवार भी लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे भी आ सकता है कि कांग्रेस खरपतवार।
तो ये पूछ रहे हैं कि आक्रामक प्रजाति कौन सी है जो स्किन एलर्जी का रीज़न होती है। जलकुंभी नहीं है, मैक्साइड भी नहीं है, मीठी मटर भी नहीं है, कांग्रेस घास। कांग्रेस घास ना एक इस तरह की खरपतवार है जो अक्सर आपको मोस्टली जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कई बार जैसे तुमने सुना होगा कि लोग वहाँ से कुछ ऐसी घासें होती हैं, मैंने भी खुद एक्सपीरियंस करी है। जब कभी मैं एक बार हिमाचल में थी तो व्हेन आई वाज वॉकिंग देयर तो कुछ घास थी वहाँ पे जो स्किन से बस ऐसी हल्की सी टच हो गई थी। उसके बाद जो एलर्जी उसने करी थी तो मतलब आई कैन टेल यू। तो कहने का मतलब ये कि जो घास होती है ना, खरपतवार होती है, वो ही हमें स्किन एलर्जी का कारण होती हैं। देन निम्न में से कौन सा एक यथास्थानीय संरक्षण प्रोग्राम है? जीव जंतु उद्यान, कृत्रिम वीर्यरोपण, पालन पोषण या फिर राष्ट्रीय उद्यान। आंसर हमारा होगा राष्ट्रीय उद्यान। देखो ये कह रहे हैं कि कौन सा एक यथास्थानीय संरक्षण प्रोग्राम है, कंजर्वेट करना, उसको संरक्षित रखना। तो जीव जंतु वाला नहीं होगा, कृत्रिम वीर्यरोपण भी नहीं होगा, पालन पोषण भी नहीं होगा, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, जो नेशनल गार्डन जिसको बोलते हैं, तो वो इस संरक्षण प्रोग्राम के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी मरुभूमि उड़ीसा में अवस्थित है? मरुभूमि, ठीक है। तो हम बात करते हैं मरुभूमि क्या होती है। सुखना, रेणुका, चिल्का या लोकटक। मरुभूमि क्या होती है, जो कि हम अभी बात करते हैं, मरुभूमि होती है एक ऐसी जगह जहाँ पर कम बारिश होती है, पानी की कमी होती है और इसकी वजह से पेड़ पौधे जो है वो बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है, जो आंसर हमारा है वो है चिल्का झील। अब चिल्का झील को हम क्यों आंसर बना रहे हैं? क्योंकि चिल्का झील जो उड़ीसा में है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। और खारा पानी अगर वहाँ पे होगा तो जो पेड़ पौधे हैं वो वहाँ पर, जीव जंतु वगैरह ये सब वहाँ पर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो निम्न में से कौन सी मरुभूमि उड़ीसा में अवस्थित है? चिल्का झील कर देना। देन निम्न में से कौन सा प्रदूषण गैर बिंदु स्रोत है? प्रदूषण गैर बिंदु स्रोत बताना है। चिमनी द्वारा प्रदूषण होना, ओके, या कृषि भूमि कटाव के द्वारा, नगरीय क्षेत्र में चैनल प्रवाह के द्वारा या उद्योगों में नली द्वारा प्रवाह। आंसर जो हमारा होने वाला है वो होगा सेकंड, कृषि भूमि कटाव। देखो जब भी अगर आपको आंसर क्वेश्चन में ये मिल जाए कि प्रदूषण गैर बिंदु स्रोत, ठीक है, जब भी मिल जाए ये, वैसे तो ये स्टार क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेना कि प्रदूषण गैर बिंदु स्रोत जब भी आएगा तो आंसर आपका कृषि भूमि कटाव ही होगा, ठीक है। देन निम्न में से कौन सा ओजोन का मुख्य स्रोत एक प्रदूषक के तौर पर है? प्रकाश, रासायनिक प्रतिक्रिया, कोयला और तेल, मोटर उद्योग या पेट्रोसाइन विलायक। पहले देखो पूछ क्या रहा है, ओजोन। ओजोन वो परत है जिसकी वजह से स्किन कैंसर होता है, पता है ना आप लोगों को। इसका मुख्य स्रोत एक प्रदूषक के रूप में क्या हो सकता है? वो देखो आप इजीली बता सकते हो, प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया, और ये किससे होती है? सूर्य से, ठीक है। ये आसान है, आप कर लेना, बट ये इम्पोर्टेंट भी है। फिर है, निम्न में से कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार इनमें से द्वितीयक कौन है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर हमारा होगा फर्स्ट, सल्फर ट्राइऑक्साइड। क्यों होगा? क्योंकि सल्फर ही एक ऐसी चीज़ है जो अपनी जो इसकी गैसीय अवस्था जब होती है ना, जब ये अपनी गैसीय अवस्था में होता है तो ये वायुमंडल में एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रदूषक के रूप में काम करता है, क्योंकि इसी की वजह से आपने सुना होगा एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन के निर्माण में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो द्वितीयक वायु प्रदूषक के रूप में हम बात करेंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड की। देन निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक का भौतिक एजेंट है? अब बात हो रही है जल प्रदूषण की। रेडियोधर्मी पदार्थ, जीवाणु, कीटनाशक या फिर कणिक। आंसर हमारा होगा कणिक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का भौतिक एजेंट पूछा है? तो रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं होगा, जीवाणु भी नहीं होंगे, कीटनाशक भी नहीं होंगे, बट जो कणिक है वो हमारा आंसर होगा।
34 में आ गया, निम्न में से कौन सा विषाक्तता का लक्षण नहीं है। विषाक्तता क्या होता है? पॉइजन। लक्षण नहीं पूछा है इन्होंने। विषाक्त, विकृतियाँ, चयापचय संबंधी विकार या फिर मुक्त आयनकारी विकिरण। तो यही हमारा आंसर है। तो इसमें ये पूछ रहे हैं कि कौन सा विषाक्तता का लक्षण नहीं है पूछा है। बाकी तो सारे आप अगर पूछता है कि कौन सा है तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो मुक्त आयनकारी विकिरण को हम अपना आंसर बनाएंगे। निम्न में से कौन सा जैविक उपचार अपशिष्ट नहीं है। जैविक उपचार अपशिष्ट, अनुकूलन, पाचन, कंपोस्टिंग या लगूनिंग। तो हमारा आंसर सेकंड ही है। अपशिष्ट मतलब जो अपशिष्ट बचता है ना, किसी भी उपचार के बाद जो अपशिष्ट बच जाता है उसके बारे में ये पूछ रहे हैं। तो कंपोस्टिंग भी एक तरह का अपशिष्ट ही होता है, जो फलों के छिलकों के, पेड़ पौधों के जो वो सूखी पत्तियाँ हो गई उनसे जो कंपोस्टिंग करते हैं वो हमारा अपशिष्ट ही होता है एक तरह का। ठीक है, पाचन भी एक अपशिष्ट में ही आता है और अनुकूलन भी, बट जो लगूनिंग है उसको हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा जैविक अपशिष्ट का भाग नहीं है। देखो सेम सा ही क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें पूछा है कि अपशिष्ट का भाग नहीं है, रसोई अपशिष्ट, सब्जियां अपशिष्ट, फल अपशिष्ट या फिर प्लास्टिक। ये तो तुम आराम से कर सकते हो, तो इसमें तो आप देख के ही बता सकते हो। आंसर हमारा प्लास्टिक है। ठीक है, मतलब वो चीज़ें जो अपशिष्ट हो सकती हैं वो कौन कौन सी हो गई, रसोई से निकलने वाली चीज़ें जैसे फल सब्जियों के छिलके, सब्जियां अपशिष्ट, सब्जियों के बचे हुए पार्ट्स वो भी अपशिष्ट हो जाते हैं, फल भी अपशिष्ट हो जाते हैं, मतलब कंपोस्ट बन जाते हैं उनका, बट प्लास्टिक जो है वो अपशिष्ट नहीं हो पाता। देन नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पुनर्चक्रण का लाभ नहीं है। कौन सा ऐसा है जो अपशिष्ट को रिसाइकिल कर जो अपशिष्ट बचता है उसको रिसाइकिल करने के लिए लाभदायक नहीं है। कौन सा है इनमें से। ये संसाधनों का संरक्षण करता है। हाँ जी करता है बिल्कुल। ये हरित गृह गैस उत्सर्जन को रोकता है। ये भी ठीक है। ये उद्योग को मूल्यवान कच्चे माल की आपूर्ति करवाता है। हाँ जी करवाता है। ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता। आंसर हमारा यही होने वाला है, क्योंकि आप ये पूछ क्या रहा है कि अपशिष्ट पुनर्चक्रण का लाभ नहीं देता। कौन नहीं देता, तो ये कह रहा है कि किससे हमें लाभ नहीं मिल रहा, तो पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करता है, तो ये कोई लाभ वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, देन नेक्स्ट हमारा जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये स्टार क्वेश्चन है। अंतर सरकारी पैनल किस वर्ष में स्थापित किया गया था। 1988 में ये बनाया गया था। जलवायु परिवर्तन से संबंधित इंटर गवर्नमेंट पैनल जो था वो 1988 में बनाया गया, स्थापित किया गया था। ओजोन जो होती है वो कहाँ पाया जाता है। क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, मध्य मंडल में या आयन मंडल में। तो ओजोन जो है वो हमेशा ही समताप मंडल में पाई जाती है, ओजोन लेयर जो होती है। ठीक है, अप्रदूषित वर्षा जल का pH मान क्या होता है। आंसर होगा 5.7। अप्रदूषित वर्षा जल, वर्षा का वो जल जो अप्रदूषित प्योर होता है और जिसका pH मान क्या होगा 5.7। मतलब 5.7 अगर pH मान अगर है किसी भी पानी का तो वो सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है, अप्रदूषित माना जाता है। निम्न में से कौन सा अधिनियम संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण सुधार एक आधारभूत कर्तव्य है। ये स्टार क्वेश्चन है, ये आएगा इसमें। चलिए देखते हैं 41वां संशोधन, 42वां, 43वां या फिर 44वां। ठीक है, कौन सा अधिनियम था जो संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण सुधार का एक कर्तव्य पूछा है इन्होंने, तो इनमें से कौन सा कर्तव्य है अधिनियम संरक्षण में। आंसर हमारा होगा 42वां संशोधन था जो प्राकृतिक पर्यावरण सुधार का एक आधारभूत कर्तव्य माना गया। खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही के नियंत्रण और इनके निपटान पर सम्मेलन को क्या कहा जाता है। देखो खतरनाक अपशिष्ट क्या हो सकते हैं, जैसे जो मेडिकल इक्विपमेंट होते हैं ना,
इंजेक्शन, दवाइयाँ ये जो फेंक दी जाती हैं ऐसे जो कंपोस्ट नहीं हो पाती। तो इन अपशिष्टों की सीमा पार आवाजाही के नियंत्रण, मतलब बॉर्डर के पार जो है उसको जो नियंत्रण निपटान पर जो सम्मेलन हुआ था उसको क्या बोला जाता है? स्टॉकहोम, रोटरडैम, वियना या फिर बसेल? आंसर हमारा होगा बसेल सम्मेलन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना काफ़ी है। 43 है, दिल्ली में नए वाहनों में प्रदूषण निवारक तंत्र की तुलना किससे की जानी चाहिए? BS4 से। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है, स्टार क्वेश्चन है, आता है अक्सर। लगभग 8000 ईसा पूर्व कृषि के आरंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? मतलब ये पूछ रहे कि 8000 ईस्वी पहले जो पूरे विश्व की जनसंख्या थी वो कितनी थी? 1 मिलियन, 2, 5 या फिर 10? आंसर हमारा है 3, 5 मिलियन जो है वो जनसंख्या थी पूरी दुनिया की संख्या। ठीक है, 8000 ईस्वी पूर्व पहले पूछा इन्होंने, जब कृषि का आरंभ थोड़ा बहुत हुआ था, कृषि का आरंभ जो हुआ था 8000 ईस्वी पूर्व, उस टाइम विश्व की जनसंख्या कितनी थी? अगर तुमने इतिहास पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, तो अगर वहाँ उसमें अगर सिंधु सभ्यता तुमने पढ़ा है तो तुम इसको आराम से उसको कोरिलेट कर सकते हो। निम्न में से कौन सा शब्द WHO के स्वास्थ्य का भाग नहीं है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक? आंसर हम करेंगे अपना मनोवैज्ञानिक। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो WHO है ना, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, इसके अनुसार जो भी हेल्थ होती है ना, हमारी स्वास्थ्य, वो केवल किसी बीमारी या दुर्बलता, किसी तरह की कमज़ोरी का नहीं होना नहीं है, बल्कि ये शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक पूर्ण अवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है? नहीं है, तो उसमें मनोवैज्ञानिक हम इसको ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिर है, निम्न में से कौन सा भूगर्भीय संकट नहीं है? हिमनद अग्रिम, हिमस्खलन, भूस्खलन या फिर भूकंप? ये पूछता है कि भूगर्भीय संकट नहीं है। आंसर टिक करेंगे हम हिमनद अग्रिम। ठीक है, तो कौन सा भूगर्भीय संकट नहीं है पूछा है इन्होंने, तो हिमनद अग्रिम। हिमस्खलन बिल्कुल संकट होता है जब बर्फ़ जो है पिघल के ढलने लगती है। भूस्खलन भी आप लोग जानते हो, और भूकंप, ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट, एक खतरा होता है धरती के लिए। ठीक है, तो और नेचर के लिए भी। तो भूगर्भीय संकट कौन सा नहीं है? हिमनद अग्रिम। ओके, देन निम्न में से किस वर्ष इतिहास में भारतीय तट रेखा सुनामी के कारण अत्यधिक विध्वंस को दर्ज किया गया? मतलब ये पूछ रहे हैं कि सुनामी कब आई थी, सीधा 2004 में आई थी। निम्न में से कौन सा एक प्रमुख प्रकृति के 3 विचारों में से नहीं है? प्रकृति के 3 विचारों में से नहीं है, पश्चिमी, पूर्वी, सीनियाटिक या फिर भारतीय? आंसर हमारा होगा पूर्वी। कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति के 3 विचारों में से नहीं है? देखो, पश्चिमी विचार है, सीनियाटिक विचार है, भारतीय विचार भी है, बट पूर्वी विचार, इसके जो प्रमुख प्रकृति के जितने भी विचार हैं ना अभी तक के, उसमें से पूर्वी विचार नहीं है उस श्रृंखला। निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय समता का भाग नहीं है? प्रक्रियात्मक, भौगोलिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक? पर्यावरणीय समता, ठीक है, मनोवैज्ञानिक, क्योंकि तीनों चीज़ें ही पर्यावरण से रिलेटेड मानी जाती हैं, समता के रूप में मानी जाती है। मनोवैज्ञानिक को हम इसमें शामिल नहीं करते। एनविस केंद्र टेरी के क्षेत्र में काम करता है? स्टार क्वेश्चन। नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण को, रासायनिक विषाक्तता, प्रदूषण नियंत्रण को या व्यावसायिक स्वास्थ्य को? तो जो एनविस केंद्र है वो टेरी, ये किसके क्षेत्र में काम करता है? नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा एक पेपर हो गया। दूसरा पेपर देख लेते हैं। तो 50 क्वेश्चंस थे, वो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये अनदर 50 क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं यहाँ पर, जिसमें पहला है, निम्न में से कौन सा एक
प्राकृतिक पर्यावरण है। प्राकृतिक पर्यावरण मतलब वो पर्यावरण जो प्रकृति ने खुद बनाया है, जो मैन मेड नहीं है। तो इसमें फसल क्षेत्र है, एक अभ्यारण्य है, वन है, पार्क है। देखो फसल क्षेत्र इंसान खुद फसलें उगाता है। अभ्यारण्य क्या होता है? सेंचुरीज की जो बात हो रही है, सेंचुरीज भी मैन मेड होती है, पार्क भी मैन मेड होते हैं। वन जो है वो मैन मेड नहीं होते, वो प्राकृतिक पर्यावरण में काउंट होता है। देन सेकंड है, नियतिवाद की अवधारणा किसने विकसित की थी? ये स्टार क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो नियतिवाद की अवधारणा किसने की थी? अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, लुसियन फ्रेबे, एलिंसवर्थ हैटिंगटन और फ्रेडरिक चर्चिल। तो आंसर हमारा फ्रेडरिक चर्चिल होगा। देन देखो इस पेपर में भी ये सतत विकास के लक्ष्यों में नहीं है, ये क्वेश्चन यहाँ भी आ गया। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। सो जो सतत विकास लक्ष्यों में से कौन सा नहीं है? जलवायु क्रिया, गुणवत्ता स्वास्थ्य की देखभाल, गुणवत्ता की शिक्षा या लैंगिक समानता। ये हमें ये देखो क्या पूछ रही है, इनमें से कौन सा नहीं है? सतत विकास के जितने भी लक्ष्य हैं उनमें से कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। तो आंसर हमारा होने वाला है सेकंड, गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल। ये सतत विकास के जो 17 लक्ष्य हैं उनमें से ये वाला एक जो है वो नहीं है। देन बात करेंगे हम फोर्थ की, जीवन का अस्तित्व औसत समुद्र तल से इतने मीटर से अधिक नहीं है। इसका आंसर तो 9000 है, लेकिन बच्चे जो है कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कुछ बोलते हैं कि 7000 इसका राइट आंसर है। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर आप पढ़ के जाओगे या कहीं सर्च करोगे नेट पे भी, तो भी आपको आंसर जो है वो 9000 ही मिलेगा। देन निम्न में से कौन सा एक जलीय वातावरण में पोषी स्तर 5 पर रखा गया है? पलवक को, छोटी मछली को, शार्क को या बड़ी मछली को? तो ये समझने की कोशिश करो कि वातावरण में जो पोषी स्तर 5 है, अगर तुम ग्राफ देखोगे ये जलीय वातावरण का और ये जो लेवल्स हैं इनका ग्राफ देखोगे तो उस पर पोषी स्तर का मतलब होता है प्रीडेटर। प्रीडेटर मतलब जो शिकार करता है, तो उसमें शार्क आएगा, ठीक है। प्रीडेटर जो दूसरे जो छोटी मछलियाँ होती है उनको अपना शिकार बनाता है, तो शार्क से बड़ा तो इस ऑप्शन में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे शार्क आ जाएगा। जीवमंडल में सल्फर का मुख्य भंडार क्या है? मिट्टी और तलछट, वायुमंडल, सागर या फिर जीव? तो सल्फर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? वो पाया जाता है मिट्टी में और तलछट में, ठीक है। ये भी स्टार क्वेश्चन है, अक्सर आता है, तो इसको भी आप अंडरलाइन कर लेना। 7वां क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिकीय इकोलॉजिकल बैलेंस जो होता है ना, उसमें के अनुक्रम में मध्यवर्ती समुदाय चरण को क्या कहा जाता है? ग्रास कम्युनिटी, काई चरण, काई तो जानते हो ना तुम लोग, जीव या फिर क्रमक? तो इसका आंसर आएगा क्रमक, ठीक है। क्रमक क्यों है इसका? क्योंकि ये एक ऐसा सेरल समुदाय है, एक सेरल समुदाय कहा जाता है जो धीरे धीरे जो पर्यावरण की मिट्टी होती है ना, पर्यावरण में जो मिट्टी पाई जाती है, पर्यावरण की मिट्टी उसमें और नमी, मिट्टी और नमी, मॉइस्चर, मतलब ये है कि मिट्टी को ये मॉइस्चर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो जीव जंतुओं का जो जीवन होता है वो अगले चरण के लिए अपना रास्ता बना देते हैं, ठीक है। मतलब ये एक सतत प्रक्रिया है जिसके कारण जो क्रमक हैं वो मध्यवर्ती समुदाय चरण में जो पारिस्थितिकी के अनुक्रम, मतलब जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, जो एनवायरनमेंट है, उसके अनुक्रम को, उसको लगातार चलते रहने के लिए जो एक जो पॉइंट आता है उसके बीच में, जो एक हेल्पिंग आप बोल सकते हो, तो उसको हम क्रमक को यहाँ पर करेंगे। देन चींटीखोर, विशाल उड़न गिलहरी और स्लोथ ये कहाँ पाए जाते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, समशीतोष्ण वर्षावन या समशीतोष्ण सदाबहार वन? तो देखो जो चींटीखोर होते हैं, एंटीटर, विशाल उड़ने वाली जो गिलहरी होती है बड़ी, वो और स्लोथ कहाँ पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वर्षावन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है ना वो इन तीनों के लिए काफ़ी सपोर्टिव होती है। एक ज्वारमुख एक संक्रमणशील क्षेत्र है जो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है? खारे पानी के विशाल क्षेत्र का, जीवों की कम संख्या का, बड़ा आधार पर
विकसित अधिक उत्पादकता का करता है या ज्वालामुख के भौतिक वातावरण में छोटे बदलाव का? किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है ये? तो राइट आंसर हमारा होने वाला है थर्ड, बड़ आधार पर विकसित अधिक उत्पादकता का ये प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है। देन अप्रैल और जून के महीने में कौन सा बायोम अत्यधिक गर्मी और तेज़ हवा से अधिक शुष्क मतलब ड्राई होने का अनुभव करता है? घासस्थल बायोम, वन बायोम, मरुस्थल बायोम या टुंड्रा बायोम? देखो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये कि अप्रैल और जून इन दोनों महीनों में गर्मी होती है। कौन सा बायोम अधिक गर्मी और तेज़ हवा से अधिक शुष्क, मतलब गर्मी तो उस टाइम होती है, इसके अलावा वाला जो तेज़ हवा जिसको हम लू बोलते हैं, इससे अधिक शुष्क होने का अनुभव कौन करवाता है? मरुस्थल। क्योंकि मरुस्थल में जो रेत होती है उसकी वजह से, क्योंकि पानी नहीं होता है, नमी नहीं होती है, तो अप्रैल और जून में जो बायोम है वो सबसे ज़्यादा तेज़ हवा से अधिक शुष्क होने का अनुभव करवाता है, मरुस्थल बायोम। निम्न में से कौन सा जलीय जीव पानी में रहने वाला जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है? मतलब एक जलीय जीव है जो जल की तलहटी पर रहने के लिए मजबूर है। ठीक है, तो नितलक, पटलक, तरणक या परिपाद? यहाँ पे हमारा आंसर होगा नितलक। ठीक है। अब नितलक का मतलब क्या होता है? नितलक का मतलब होता है कि ये वो जो इकोलॉजी है ना, हमारे इकोलॉजी में इसका उपयोग होता है। जो जितने भी पौधे होते हैं, पौधे हो गए, जानवर हो गए, ठीक है, इन सभी के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये वो पौधे और जानवर होते हैं जो समुद्र में, ठीक है, या किसी नदी में या किसी झील में, उसकी तली में, जो ये जो होते हैं ना समुद्र, नदी और झील, इनकी सबसे निचली वाली तली में रहते हैं ये पौधे और जानवर। और इनके लिए ही इनका इस परिस्थिति में, जो इकोलॉजी में इसका उपयोग किया जाता है, और जानवरों और पौधों के लिए किया जाता है जो समुद्र, नदियों या झीलों की तली में रहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मजबूर रहना पड़ता है कि ये जो भी जलीय जीव, ये वैसा जलीय जीव है जो जल के तल पर रहने के लिए बाध्य है। और बाध्य होने के लिए रीज़न है ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि स्टार क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोलियम, वन या प्राकृतिक गैस? तो आंसर हमारा होगा वन। तो नवीकरणीय संसाधन का मतलब क्या? नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं, ये वो प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका उपयोग करने के बाद ये ख़त्म नहीं होते या फिर प्राकृतिक रूप से अपने आप ही स्वयं उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। तो हमारा इसमें वन हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आंसर। देन वह प्रक्रिया जिसके द्वारा ठोस जल सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखो, ये क्वेश्चन जो है ये हमारे पहले वाले पेपर में भी था, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो इसका आंसर था हमारा ऊर्ध्वपतन। कि ठोस जल क्या होता है? जैसे आइस होती है ना, आइस को सीधे वाष्प से अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपतन। निम्न में से कौन सी भारत में पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है? जल प्रबंधन प्रणाली नहीं है, ये देख लो ध्यान से। जोहड़, ठीक है, बांस से बूंद सिंचाई, सतही सिंचाई, स्प्रिंकलर या फिर कुल्स? तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा जो पारंपरिक प्रणाली नहीं है वो है स्प्रिंकलर्स। ठीक है, जोहड़ भी हमेशा होते हैं, जोहड़ों से सिंचाई होती है, बांस से बूंद सिंचाई भी होती है, और कुल जो है जिसको हमने हिमाचल प्रदेश में ये सिंचाई व्यवस्था पाई जाती है, हम ऑलरेडी पहले पेपर में कर चुके हैं। तो जो स्प्रिंकलर्स हैं ये मानव मेड जल प्रबंधन की तरीका है जो पारंपरिक नहीं है। देन निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? जहाँ नहीं है आ जाता है ना, तो उस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ा करो। घास, झाड़ियाँ और पेड़ उगाना, तट के साथ चौड़ी दीवारों का निर्माण, ढलान के साथ बड़े पेड़ों को हटाना या चेक डैम का निर्माण करना? तो देखो, पहले समझने की कोशिश करो क्या क्या उपाय हैं। मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का कटाव, ठीक है, या मिट्टी का बह जाना।
तो घास, झाड़ या पेड़ उगाना ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। ठीक है। तट के साथ चौड़ी दीवारों का निर्माण करना ये भी ठीक है, क्योंकि तटों के साथ अगर दीवारों का निर्माण नहीं होगा तो मिट्टी का अपरदन नहीं होगा। फिर है चेक डैम का निर्माण, अगर डैम बनेंगे तो भी मिट्टी का अपरदन जो है वो रुकेगा। ये जो है ना, ढलान के साथ बड़े बड़े पेड़ों को हटाना, ये हमारा आंसर होने वाला है, क्योंकि ये जो पूछ रहे ना मृदा अपरदन को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है, वो यही है कि ढलान के साथ, जो ढलान होती है ना कहीं की भी हो, ठीक है, वहाँ पर पेड़ों को हटा देना। अगर पेड़ों को हटा ही दोगे तो मिट्टी तो वैसे ही बह जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। इसलिए हमारा आंसर थर्ड बनेगा। निम्न में से क्या वन का पारिस्थितिक महत्व है? पहला है जीवन को बनाए रखने वाले अनेक औषधीय उत्पादों को उपलब्ध करवाना, ठीक है। कागज़ के निर्माण के लिए प्रयुक्त लकड़ी और बांस का गद्दा प्राप्त होता है, ये ठीक है। मिट्टी के कटाव की जांच करता है, या कई आदिवासी समुदायों में जीविकोपार्जन का सहारा बनता है। ये तीनों ठीक है, ठीक है। बट ये वाला जो है ना, ये महत्व नहीं है वन का, पारिस्थितिक महत्व ये नहीं है कि मिट्टी के कटाव की जांच करना, ऐसा कोई भी रूल या रेगुलेशन उसमें नहीं है। हम आ गए हैं 17th क्वेश्चन में। अगर आप लोगों को ये वीडियो BEVAE, ठीक है, ये अगर आपको इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो प्रोवाइड करवा दूँगी। क्राउन फायर किस में होती है? कांटेदार वन में, सवाना वन में, गर्म और आर्द्र क्षेत्र के जंगल में, या घन जंगल में? आंसर हमारा है फोर्थ, क्राउन फायर। ये वर्ड याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पे पाई जाती है क्राउन फायर? घने जंगलों में, ठीक है। 18th में निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासियों और अन्य वनवासियों को सक्षम बनाता है? मतलब ये अधिकार है, ये अधिकार नियम है जो आदिवासी और उन अन्य जो भी वनवासियों को सक्षम बनाता है, उनको सुरक्षित करता है, सक्षम बनाता है। तो कौन सा अधिनियम है वो? तो अधिनियम 2006 वाला जो है ये हमारा आंसर है। ये अधिनियम के अंतर्गत जितने भी आदिवासी और अन्य जो वनों में रहने वाले लोग हैं उनको एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है और उनको जीवन यापन के लिए सक्षम बनाता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि स्टार क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट किन क्षेत्रों में होती है? उच्च स्थानिकता, कम स्पीसीज प्रचुरता, कम विविधता, या लगातार खतरे में नहीं? तो हमारा आंसर होगा उच्च स्थानिकता, ठीक है। तो हॉटस्पॉट इन्हीं क्षेत्रों में होती है। 20वां है, निम्न में से किसकी भारत में अधिकतम आनुवंशिक विविधता है? चाय, सागौन का पेड़, गेहूं, या आम? आंसर हमारा आम है, क्योंकि आम की हमें बहुत सारी क्या मिलती है? वैरायटी, ठीक है। तो आनुवांशिक रूप से भी हम आमों की खेती करते हैं। कई बार 2 पौधों को मिला के एक पौधा बना दिया जाता है। तो इस तरह से जैसे कलम लगा के, या अलग अलग जो भी 2 अलग अलग वैरायटी के पौधों को एक बना के मिक्स करके, तो आम ही एक ऐसा ऑप्शन है इसमें जिसकी आनुवांशिक तौर पर खेती की जाती है। गेहूं का नहीं होता, सागौन के पेड़ का भी नहीं होता, चाय का भी नहीं होता। यहाँ आंसर हमारा आम हो जाएगा। फिर है, निम्न में से कौन जैव विविधता के मूल्य का उपयोग है? जैव विविधता, वैकल्पिक, अस्तित्व, वसीयत, या सौंदर्य? आंसर हमारा होगा सौंदर्य मूल्य। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, उसका मूल्य का उपयोग, सौंदर्य मूल्य। देन भारत में जैव विविधता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में खेती वाले पौधों की उत्पत्ति के 12 केंद्रों में से एक है। भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र हैं। भारत और उसके पड़ोसी देशों में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। भारत में 26 मान्यता प्राप्त स्थानिकवाद केंद्र हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ठीक है, ये भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। ये जो सेकंड है ये गलत है। तो भारत में 12 जैव भौगोलिक क्षेत्र नहीं है, तो ये वाला हम आंसर टिक करेंगे। चलिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया हमारे सामने। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत सोर्स है? ठीक है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, या परमाणु ऊर्जा? कोयला प्राकृतिक सोर्स है,
प्राकृतिक गैस प्राकृतिक सोर्स है, परमाणु ऊर्जा भी प्राकृतिक सोर्स है, पवन ऊर्जा जो है ये मैन मेड है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो है गैर परंपरागत सोर्स है, गैर पारंपरिक सोर्स है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का उपयोग क्या है। प्रदूषण मुक्त, सस्ता, दोनों, सस्ता और प्रदूषण मुक्त, या ना तो सस्ता है ना ही प्रदूषण मुक्त है। तो ऊर्जा के जो गैर परंपरागत सोर्स है ना वो सस्ता और प्रदूषण मुक्त दोनों ही हैं। चलिए, ईंधन सेल के लिए सबसे उपयुक्त ईंधन क्या है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, जल या कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन, ये भी स्टार क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपंक गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। आपंक गैस मतलब स्लज गैस। इसमें मेनली कौन सी गैस, कौन सा कंपोनेंट पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर मीथेन। आंसर हमारा होने वाला है मीथेन, क्योंकि आपंक गैस में मीथेन की जो मात्रा होती है वो 60 से 70% तक होती है, ठीक है। और आपंक गैस होती क्या है, ये एक ऐसा ज्वलनशील मिश्रण होता है जो मेनली जिसमें मीथेन पाया जाता है, बट उसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, ये चीज़ें पाई जाती है मेनली। फिर बात करते हैं, कृत्रिम गर्भाधान प्रयोग किया जाता है बतख के लिए, हाथी के लिए, सांप के लिए या छिपकली के लिए। आंसर हमारा होने वाला है हाथी के लिए, कृत्रिम गर्भाधान, ठीक है। तो उसके लिए हाथी हो जाएगा। एक संरक्षण तकनीक के रूप में बढ़ावा देना किस में सफल पाया गया है। मतलब एक संरक्षण तकनीक है, ठीक है, एक मतलब इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको बढ़ावा देने पर सफलता पाई गई है तकनीकी रूप से। व्यूपिंग क्रेन, काले पैर वाले फेरस, पुष्पोद्भी एंगस का या एबरडीन एंगस। तो आंसर हमारा होगा व्यूपिंग क्रेन। 29 में हम आ गए हैं, तटीय क्षेत्र में मैनग्रोव निम्न के रूप में कार्य करके अपरदन के विरुद्ध कार्य करता है। अपरदन आपको पता है ना क्या होता है, उसके विरुद्ध कार्य क्या करता है। प्राकृतिक फिल्टर, पानी का नियामक, प्राकृतिक प्राचीर या प्राकृतिक रिचार्जिंग अधिग्रहणकर्ता। अपरदन होता है जैसे मिट्टी का अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव या मिट्टी का बह जाना, ख़त्म हो जाना। तो मैनग्रोव जो है ये एक ट्रीज़ की एक वैरायटी है। तो ये प्राकृतिक प्राचीर मतलब प्राकृतिक दीवार के रूप में काम करता है जो मिट्टी के अपरदन को रोकता है। यूनेस्को द्वारा संचालित, ये स्टार क्वेश्चन है, इसको तो 2 स्टार लगा देना। MAB प्रोग्राम में MAB का अर्थ क्या होता है। मनुष्य और जीवमंडल, मनुष्य और बायोम, मानव जाति और जैव विविधता या मानव जाति और बायो। तो आंसर हमारा है मनुष्य और जीवमंडल। देन निम्न में से कौन सा रसायन भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा रसायन था जो भोपाल गैस जो एक ट्रेजेडी हुई थी ना उसमें कौन से केमिकल की वजह से वो घटना हुई थी, ठीक है। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर हमारा होगा फर्स्ट, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इस रसायन की वजह से जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें यही केमिकल जो था वो मेन केमिकल था। निम्न में से कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा उपयोग की जाने वाले ऑक्सीजन का माप कौन सा है। बॉट, ठीक है। कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के लिए जो बैक्टीरिया के द्वारा जो ऑक्सीजन का उपयोग जो होता है ना, जब बैक्टीरिया कोई भी बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन का यूज़ करता है उसके द्वारा ऑक्सीजन यूज़ करने के बाद उस ऑक्सीजन को कार्बनिक पदार्थ के रूप में विघटित करने के लिए जिस तरह से मापा जाता है उसको BOD बोलते हैं। निम्न में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। DDT, कागज़, प्लास्टिक या पारा। DDT, कागज़, प्लास्टिक या पारा। आंसर हमारा हो कागज़। कागज़ क्यों है, क्योंकि एक तो पेपर, दूसरी बार अगर इसमें आंसर की जगह पर कपड़ा आ जाता है तो भी आंसर आपका यही रहेगा,
सेकंड भी आपका आंसर होगा, क्योंकि पेपर और जो कपड़ा है ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो इजीली कट जाते हैं और इजीली जो सॉइल में डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, डीडीटी नहीं हो सकता, ये भी एक केमिकल है। प्लास्टिक नहीं हो सकता, पारा भी नहीं हो सकता। मतलब कौन सा एक ऐसा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है जो आराम से मिट्टी में वो कंपोस्ट हो जाता है, ख़त्म मतलब मिक्स हो जाता है और बिना ज़मीन को या मिट्टी को नुकसान पहुंचाए। 10 भारत में ध्वनि प्रदूषण की सीमा निर्धारित है। ध्वनि प्रदूषण मतलब नॉइज़ पोल्यूशन किस सीमा तक वो सहनीय है हमारे कानों के लिए, वो है 45 dBA। स्टार क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट का भौतिक उपचार है? अपशिष्ट मतलब जो वेस्ट चीज़ें होती हैं। प्रानुकूलन, पाचन, कंपोस्टिंग या लघुनन? आंसर हमारा है लघुनन, क्योंकि लघुनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब अपशिष्ट जल जो होता है ना और मल जल का साथ मिलके इसमें कृत्रिम तालाब जो होते हैं उनमें इन चीज़ों को पंप किया जाता है, जिसमें सनलाइट के ज़रिए और जितने भी जीवाणु होते हैं उनके ज़रिए जितनी भी रासायनिक प्रक्रियाएं होती है उनके द्वारा कार्बनिक अपशिष्ट को विघटित कर देते हैं इसमें। ठीक है, तोड़ देते हैं उसमें। निम्न में से अपशिष्ट न्यूनीकरण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अपशिष्ट को ख़त्म करने का कौन सा सबसे अच्छा तरीका? भूमिगत निपटान मतलब भूमि में गाड़ देना, दबा देना। समुद्र में संरक्षक मतलब समुद्र में फेंक देना। लैंडफिल निपटान, ज़मीन में या लैंडफिल में कहीं पर भी बड़ा सा गड्ढा फिल करके खोद के उसमें डाल देना। या भस्मीकरण या जला देना। तो सबसे अच्छा तरीका होता है अपशिष्ट को जला देना। अच्छा, भस्मीकरण मतलब किसी चीज़ उसको जला देना, यही क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? अब तुम लोग ये भी सोच सकते हो कि दबाया भी तो जा सकता है ना, धरती में गड्ढा खोद के दबा दिया या फिर लैंडफिल के ज़रिए उसको फेंक दिया, तो ये चीज़ें भी तो हो सकती हैं। लेकिन भस्मीकरण ही क्यों? भस्मीकरण जो होता है ना, जिसको जला देना जिसको बोलते हैं, इनकार्नेशन, इस प्रक्रिया में होता क्या है कि जो कचरा होता है, ठीक है, कचरा कोई भी हो सकता है, उसको इतने ज़्यादा टेम्परेचर पर जलाया जाता है कि वो एकदम उसका जो वॉल्यूम होती है वो लगभग 90% तक ख़त्म हो जाती है और वो एक राख में बदल जाता है। ठीक है, और इस तरह से अगर ये कचरे को सीधे तौर पर किसी भी सबसे तेज़ी से कम करने का ये एक सबसे प्रभावी तरीका है। किसी भी कचरे को इतने परसेंटेज पर जला देने से सबसे जल्दी होने वाला एक प्रभावी ये एक तरीका होता है। ये स्टार क्वेश्चन है। खाद्य श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषक की सांद्रता में वृद्धि का प्रक्रम क्या है? जैव निम्नीकरण, जैव आवर्धन, जैव सांद्रता या जैविक संचय? आंसर होगा हमारा जैव आवर्धन। नेक्स्ट है, 4 स्थानों ABCD की वर्षा का pH मान नीचे दिया गया है, उस जगह की पहचान कीजिए जहां अम्ल निक्षेपण हुआ था। A 5.5, 6.2, 6.5 और 6.9। आंसर हमारा 5.5। किस दिन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर ओजोन परत, फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कौन से मतलब किस दिन को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर वो डेट है, इसको याद रख लेना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि डेट पर भी अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो मैं दोबारा से बोल रही हूँ, अगर ये आपको इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए आपको ये वीडियो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं ये वीडियो इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल करा दूँगी। 14 है, निम्न में से कौन सा कथन CFCs के लिए सत्य नहीं है? ये ओजोन आवश्यक के लिए उत्तरदायी है, इसका उपयोग पेंट और डिओड्रेंट में किया जाता है, ये स्थिर होते हैं और वर्षों तक निचले वातावरण में रहते हैं, या ये ऊपरी वायुमंडल में UV अल्ट्रावायलेट विकिरण से अप्रभावित हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर यही होने वाला है कि ये जो कथन है CFCs के लिए कौन सा सत्य नहीं है, कि ये वायुमंडल में इनसे, क्योंकि वायुमंडल से तो कुछ अगर UV की रेंज में अगर आप जा रहे हो तो उससे तो आप प्रभावित हुए बिना रह ही नहीं सकते।
ठीक है। तो ये ऐसी लेयर होती है जहाँ पर वायुमंडल में आप इस विकिरण से अप्रभावित है। ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान में पर्यावरण संरक्षण का प्रावधान किस वर्ष लिया गया था? 76 में। एनबीए के तहत स्थापित क्या किया गया था? एनबीए वन्यजीव अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। आंसर हमारा हो जाएगा जैव विविधता अधिनियम, ठीक है। क्योंकि देखो इसको अगर आप देखेंगे एनबीए होता क्या है? नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्ट, तो हमारा जैव विविधता वाला हो जाएगा। निम्न में से कौन सा लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण परियोजनाओं का हिस्सा नहीं है? मतलब इनमें से ऐसा कौन सा है जो लुप्त होने वाली प्रजातियों की सुरक्षा के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी उसमें से नहीं है? मगरमच्छ, ऊंट, हाथी या फिर प्लान। आंसर हमारा होने वाला है ऊंट। देखो जितनी भी लुप्त प्राय जातियां हैं, मगरमच्छ भी कम हो रहे हैं, हाथी भी कम हो रहे हैं, लॉयन तो हो ही रहे हैं, ठीक है। तो बचा ऊंट। तो ऊंट ही ऐसा है जो लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण की परियोजना का हिस्सा नहीं है। ऊंट अभी भी अच्छी खासी मात्रा में मिल जाते हैं। देन रोग की उत्पत्ति के अध्ययन को क्या कहते हैं? रोग की उत्पत्ति की जो स्टडी होती है उसे क्या बोलते हैं? एटियोलॉजी। निम्न में से कौन सा आनुवांशिक रोग है? आनुवांशिक रोग मलेरिया मच्छर से होता है, मधुमेह मीठा वगैरह खाने से होता है, इसके तो और भी कारण होते हैं। मदिरोन्मत्ता मतलब नशा, या मंगोलिज्म। अभी तक हम ये सुनते हुए आए थे कि जो मधुमेह है वो भी एक तरह से आनुवांशिक रोग होता है, क्योंकि ये जो है ना, ये बीमारी जो है ये ब्लड से चलती है, ठीक है। अगर आपके घर में पेरेंट्स को है तो पेरेंट्स का जो ब्लड है वही आप में, तो अगर उनको ये बीमारी हुई थी तो चांसेस होते हैं कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है। बट यहाँ पर हमारा आंसर होने वाला है मैंगोलिज्म। तो मैंगोलिज्म एक ऐसी आनुवंशिक बीमारी है जो बॉडी और ब्रेन, ठीक है, इन दोनों को हानि पहुँचाती है, और इसके परिणाम स्वरूप जितनी भी क्षमताएँ होती हैं शरीर की और ब्रेन की, वो अक्षमताएं उत्पन्न होती हैं शरीर में, ठीक है। निम्न में से कौन सी भूवैज्ञानिक आपदा है? बाढ़, भूवैज्ञानिक, ठीक है, ऊष्मा तरंग, भूस्खलन या दावाग्नि। आंसर हमारा भूस्खलन। भूवैज्ञानिक आपदा कौन सी होती है? जियोलॉजिकल डिजास्टर, मतलब जो भौतिक आधार पर या भूवैज्ञानिक जियोलॉजिकल आधार पर जो एक आपदा है वो है भूस्खलन। क्योंकि भूस्खलन के लिए सिर्फ प्राकृतिक जो तरीके होते हैं उसी वजह से ही भूस्खलन होता है। मिट्टी का बह जाना, कट जाना, या जैसे पहाड़ गिर जाते हैं बारिश के मौसम में, तो यहाँ पे हम भूस्खलन को टिक करेंगे। चंडी प्रसाद भट्ट किसके साथ जुड़े हुए थे? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा है चिपको आंदोलन। कौन सी विचारधारा ये मानती है कि प्रकृति माँ है और उसे वश में नहीं किया जा सकता? कौन इसमें से आपको विचारधारा बतानी है। भारतीय विचार है कि प्रकृति को माँ कौन सी विचारधारा में माना जाता है? भारतीय विचार में, पश्चिमी विचार में, सिनेटिक विचार में, या दोनों, पश्चिमी और सिनेटिक? तो प्रकृति को तो माँ मानने का वो जो हमारा राइट है वो हमारा ही है, भारतीय विचार है ये। फिर बात करते हैं पर्यावरणीय निर्णय जो कुछ जातीय समूह को प्रभावित करता है, निरूपित करता है। वो पर्यावरणीय निर्णय, पर्यावरण से लिए गए निर्णय जो कुछ जातीय समूहों को प्रभावित करता है, कौन सा? आर्थिक असमानता, भौगोलिक, प्रक्रियात्मक असमानता या सामाजिक? आंसर हमारा होगा फोर्थ, सामाजिक असमानता। पर्यावरणीय निर्णय, पर्यावरण के द्वारा जो निर्णय होते हैं, मतलब जो पर्यावरण खुद जो निर्णय लेता है उसमें जो जातीय समूह को प्रभावित करता है वो है सामाजिक असमानता। लास्ट क्वेश्चन पर हम आ गए हैं जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एनविस केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? थर्ड, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व हो गए हैं। आई होप 100 क्वेश्चन हमने आज किए हैं, तो 100 में से आपको 50 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे।
और इसमें काफ़ी सारे तो जो हमने दोनों पेपर डिस्कस किए हैं उनमें से काफ़ी सारे तो ऑलरेडी ही मैंने बता दिए कि वो शेयर हुए हैं एक दूसरे पेपर में। तो कहने का मतलब ये, वीडियो ध्यान से देख लेना और अच्छे से करके जाना। इसके साथ साथ अगर आपको ये इंग्लिश मीडियम में भी चाहिए ये वीडियो तो बता देना मुझे कमेंट बॉक्स में, तो मैं आई विल प्रोवाइड यू इन इंग्लिश मीडियम। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।